यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं प्रदेश प्लस की। सबसे पहले आगरा से खबर, जहां पर मासूम की हत्या पर मुख्यमंत्री की सख्ती देखने को मिली है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस को वारदात की तह तक जाने के लिए कहा गया है। आरोपी वाहिद और अरमान के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, रासुका लगाई जाएगी। आरोपी वाहिद और अरमान के खिलाफ आरोपियों को बचाने वाले पुलिसकर्मी भी बचेंगे नहीं। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम तत्काल सस्पेंड हुए हैं। बड़ा एक्शन लिया गया है। एक मासूम की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। और नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, इन दोनों आरोपियों के बारे में बताइए पहले तो कि इस वक्त कहां पर है, और दूसरा मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद क्या क्या वहां पर हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से मंगलवार को रघुनाथ सिंह यादव के बेटे की हत्या हुई और बृहस्पतिवार को उसका शव भूसे के ढेर में मिला, और अब मुख्यमंत्री उस पूरे प्रकरण में खुद उन्होंने व्यक्तिगत संज्ञान लिया है। और वाहिद को कल एक एनकाउंटर में उसको घायल किया गया और उसको अरेस्ट किया गया। तो वाहिद और अरमान जो मेन एक्यूज्ड है, इन दोनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब इन पर कार्रवाई होने जा रही है। और आरोपी इंस्पेक्टर सलीम खान को उसी दिन बृहस्पतिवार को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था। और ऐसे में जो वाहिद और अरमान और अयूब, ये तीन लोग हैं जो मेन एक्यूज्ड है। 2 लोग और गिरफ्तार कर लिए गए। तो इन तीनों की भूमिका रही, और जिस तरीके से इंस्पेक्टर की हीला हवाली रही और उसने तुरंत क्लीन चिट दे दी जब जिसके बच्चे की मौत हुई है उसके परिजनों ने शक जताया था। तो कुल मिला के अब मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद उस पर एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और उस परिवार के 2 लोग पहले भी इसी तरह से 2 लड़के गायब हो रखे हुए हैं, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया। कुल मिला के कहा जाए, इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बहुत ही निरोधात्मक कठोर कार्रवाई करके एक नजीर पेश करने की योजना है। क्योंकि जिस उपदेश उर्फ वल्ला, इस बच्चे की डेथ हुई है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है, वो 5 बहनों में अपने में एकमात्र इकलौता भाई था और परिवार का चिराग बुझ गया है। और ऐसे में वाहिद और अरमान पर एनएसए की तहत अब कार्रवाई होगी। जी, आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर। मेरठ के हस्तिनापुर स्थित पांडव टीले पर इन दिनों सफाई की जा रही है और अब पांडव के टीले से हड्डियों के अवशेष मिले हैं। नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रियंक भारती का यह कहना है कि इस जगह पर पहले कभी भी उत्खनन नहीं हुआ है और इस तरह के अवशेष मिलना आश्चर्यजनक है। उनका कहना है कि अगर यहां पर उत्खनन करवाया जाए तो राज खुल सकते हैं हड्डियों का मिलना। और इस खबर पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। बलराम, हड्डियां मिली हैं, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो क्या बता रहे हैं कि ये कब की ये हड्डियां हो सकती हैं और क्या क्या मिले हैं वहां पर अवशेष? देखिए राजीव, अगर हम बात करें हस्तिनापुर की, तो यहाँ पर महाभारत कालीन से लेकर के कई सभ्यता के जो प्राचीन धरोहर है वो यहाँ पर पाई जा चुकी है। और यही वजह है कि काफी प्राचीन है पांडव टीला, जहाँ पर सफाई के दौरान मृत भांड और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इससे पहले राजीव आपको बता दूं कि कुषाण काल के कुछ अवशेष वहां पर बरसात के दौरान पाए गए थे, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही कि यहाँ पर उत्खनन की आवश्यकता है ताकि यहाँ पर जो प्राचीन धरोहर है, जो अवशेष हैं, उनको प्राप्त किया जाए और जो हस्तिनापुर है वो विश्व के पटल पर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सामने आए। लेकिन जिस तरीके से ये मृत भांड और कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कम से कम एएसआई यहाँ पर उत्खनन कराए और जो भी अवशेष जिस तरीके से मिल रहे हैं, जैसे कुषाण काल के कुछ अवशेष मिले थे, उसके बाद अब ये मृत भांड और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब उत्खनन की आवश्यकता है ताकि जो अवशेष मिल रहे हैं उनका परीक्षण हो सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार कितनी प्राचीन धरोहरें हस्तिनापुर में इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक
ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाए और वो उसको पढ़ भी सके, देख भी सके और ताकि वो समझ सके। इसमें कोई शक नहीं है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुछ अवशेष मिले हैं पांडव टीले पर, कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो ऐसे में जरूरी ये है कि वहां पर उत्खनन हो और वहां पर और भी जानकारियों को जुटाया जाए। हो सकता है कि भीतर और भी कुछ गहरे राज हों। अब हापुड़ से खबर। हापुड़ में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। बॉयलर फटने से 10 लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बॉयलर से ब्लास्ट हुआ, एक मकान जमींदोज इसमें हो गया। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उसमें देखिए एक मकान था अच्छा खासा खड़ा, लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको वहां पर मिट्टी दिखाई देगी, ईंट टूटे हुए गिरे हुए दिखाई देंगे। आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ है। अवैध भट्टी में मावा बनाने का यहाँ पर काम चलता था और ऐसे में बॉयलर फट गया। बड़ौदा सिहानी गांव का ये मामला है, जहां पर 20 से 30 अवैध भट्टियां चलती हैं। अवैध भट्टियों पर खाद्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। सवाल यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे ये अवैध भट्टियां चलती है, क्यों खाद्य विभाग खामोश बना रहता है। सवाल यह है कि क्यों ना फिर ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद इलाके की बिजली तो गुल हुई, साथ ही साथ अफरा तफरी भी मच गई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये आग लगी। वाकया बादलपुर के अच्छेजा गांव का है, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके की बिजली कई घंटों तक गुल रही। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इलाके की बिजली गुल हो गई और आग की लपटें ऊंची ऊंची दिखाई दे रहे हैं। अच्छेजा गांव का ये मामला है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरें अगर आप देखें तो सुबह सुबह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें। सबसे पहले एबीपी गंगा आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। ट्रांसफार्मर में आग लगी और ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद इलाके की बिजली गुल हो गई। मेरठ में शराब तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में से एक बदमाश सोनू पर शराब तस्करी के 16 मुकदमे दर्ज हैं और इसकी निशानदेही पर अवैध शराब बरामद की गई है। तो बड़ी कामयाबी मिली। मेरठ में जो शख्स आपको गिरफ्त में दिखाई दे रहा है, मास्क भी इसने लगाया हुआ है, ये शराब तस्कर बताया जा रहा है और इस पर 16 मुकदमे दर्ज थे और 3 लोग इसके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। 3 बदमाश कुल के इसमें गिरफ्तार हुए हैं और सोनू जो मुख्य आरोपी था वो भी गिरफ्तार हुआ और इसी की निशानदेही पर जो अवैध शराबें बनवाता था वो भी बरामद की गई है। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। आज से लखनऊ के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये लखनऊ का दौरा। मोहन भागवत 2 दिन तक लखनऊ में रहने वाले हैं और संगठन की बैठक है, उसी बैठक में शिरकत करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ के कई बड़े नेता बैठक के लिए लखनऊ में मौजूद हैं और प्रदेश की राजनीतिक हालत की जानकारी लेंगे मोहन भागवत। इस वक्त बड़ी खबर आपको देते हैं। आरएसएस की बैठक और संघ की इस बैठक में शामिल होंगे सरसंघ चालक मोहन भागवत। 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हुए हैं। मोहन भागवत और संगठन की बैठक लेंगे और अनुभव शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको डिटेल जानकारी देंगे। अनुभव, कब ये बैठक होनी है और मोहन भागवत के अलावा और कौन कौन सा बड़ा चेहरा वहां पर दिखाई दे सकता है? क्या बीजेपी से भी कोई बड़ा लीडर उसमें शामिल होगा और क्या होगा, क्या कुछ चर्चाएं होंगी इस बैठक में? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो लखनऊ पहुंचे। पहले कानपुर में थे, वहां पर उन्होंने बैठक की, प्रवास किया और उसके बाद अब वो लखनऊ पहुंचे हैं। और देखिए, संघ का यही कार्य करने का तरीका है। वहां पर जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो प्रवास पर आते हैं, सारी चीजों की जानकारी लेते हैं, किस तरीके से संगठन काम कर रहा है उसके बारे में उनका मुख्य उद्देश्य होता है उन सारी चीजों को जानने का।
क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे, और सभी जगहों पर क्या काम हो रहा है। इस समय कोविड-19 भी चल रहा है, ऐसे में संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और दूसरा सरकार का जो कामकाज है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। ये बैठक 2 दिन वो रहेंगे, तो आज जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो पूरे प्रदेश भर के संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बैठक होगी, और उसके बाद कल सरकार के कामकाज पर भी बैठक होगी, और उसमें हो सकता है कि सरकार की ओर से भी कोई पक्ष रखने के लिए जाए, या फिर कुछ और जो पदाधिकारी हैं, खासतौर से जैसे संगठन महामंत्री हो गए सुनील बंसल, या फिर और काशी क्षेत्र के जो संगठन के लोग हैं, वो लोग भी उसमें शामिल। ठीक, यानी कि संगठन के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें, आपसे आपकी भी अपडेट लेते रहेंगे। छात्र सुदीक्षा मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, ऐसे में मदद भी दी है। मुख्यमंत्री ने मदद दी है। सुदीक्षा के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सुदीक्षा के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सुदीक्षा भाटी के नाम पर एक प्रेरणा स्थल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा की जान गई थी। ये मैटर भी काफी लंबा खींचा था, क्योंकि परिवार ने पहले यह आरोप लगाया था कि सुदीक्षा की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि छेड़छाड़ की वजह से हुई। बाद में पुलिस ने जब जांच की तो सड़क हादसा ही पाया गया। परिवार वालों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, 20 लाख की आर्थिक मदद। हमारे संवाददाता अनुभव इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अनुभव, मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से परिवार को दिया गया है? देखिए, आज जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं सुरेंद्र नागर, और जो बीजेपी के विधायक हैं तेजपाल नागर, ये लोग सुदीक्षा के परिजनों को लेकर पहुंचे थे 5 सिटी। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिला हुआ था, और तकरीबन 20 मिनट इन लोगों की मुलाकात हुई है। परिवारजनों ने अपनी बात बताई, और उन्होंने ये मांग रखी कि एक प्रेरणा स्थल वहां पर बनाया जाए, क्योंकि सुदीक्षा जो है वो बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर थी, और उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी, और एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे वहां आसपास के छात्रों को प्रेरणा मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत वहां पर जिला के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि वहां पर प्रेरणा स्थल बनाया जाए, और ये बनाया जाए। साथ ही साथ 15 लाख रुपए खुद मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी है, और 5 लाख रुपए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी तरफ से परिवार को देंगे। इस तरीके से कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो परिवार को दी गई है। जी, अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रेरणा स्थल, लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि सुदीक्षा से और बच्चे भी इंस्पायर्ड हों, उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़े, उसी की तरह होनहार बने। दूसरी तरफ परिजनों को, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से 15 लाख का, जबकि सांसद और विधायक की तरफ से 5 लाख, यानी कि कुल 20 लाख की आर्थिक मदद सुदीक्षा के परिवार वालों को। तो कुल 20 लाख की मदद, ये 15 लाख का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से, जबकि बाकी 5 लाख विधायक निधि से, जो स्थानीय विधायक सांसद हैं वो देंगे। तो सुदीक्षा की मौत हुई थी, आपको बता दें कि सड़क हादसे में मौत हुई थी। सड़क हादसे में मौत होने के बाद राजनीतिक विरंग मामले ने ले लिया था, क्योंकि इस मामले में तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरुआत में मामला छेड़छाड़ का बताया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि छेड़छाड़ का मामला नहीं था, ये एक सड़क हादसा ही था। इस मामले में चूंकि सुदीक्षा बेहद होनहार थी, अमेरिका में वो पढ़ाई कर रही थी और छुट्टियों में घर आई थी। 20 अगस्त को जाना था उसको वापस अमेरिका, क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप में वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत के बाद परिजन परेशान थे, तो ऐसे में लखनऊ में परिवार पहुंचा मुख्यमंत्री के पास में। मुख्यमंत्री ने परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, सुदीक्षा जैसे बाकी छात्र भी बने, सुदीक्षा से प्रेरणा लेकर वो भी सुदीक्षा की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसलिए लाइब्रेरी बनाए जाएंगे जहां पर किताबें होंगी, जो दूसरे बच्चे इन किताबों के सहारे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं सुदीक्षा की तरह। और परिवार वाले इस आर्थिक मदद से प्रसन्न तो हैं। बेटी भले उनके पास में नहीं है, लेकिन इस वक्त सरकार उनके साथ में खड़ी है। बुलंदशहर के पास में ही सड़क हादसे में मौत हुई थी सुदीक्षा की, और इस मामले में योगी सरकार 15 लाख की आर्थिक मदद देगी।
जबकि 5 लाख रुपए विधायक और सांसद निधि से सुदीक्षा के परिवार वालों को दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और 20 लाख की आर्थिक मदद के साथ साथ एक प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा, साथ साथ लाइब्रेरी बनाई जाएगी। और ये बड़ा ऐलान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी लव जिहाद के अड्डे की। बात होगी कानपुर शहर की, जहां पर एक के बाद एक लव जिहाद के मामलों ने हड़कंप मचा रखा है। पुलिसिया कार्रवाई भी जारी है, लेकिन 20 दिनों के भीतर 11 मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि लव जिहाद के साजिश के पीछे इस सच्चाई का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। कानपुर बना लव जिहाद का अड्डा। क्या कानपुर लव जिहाद का अड्डा बन चुका है? क्या कानपुर में मजहब के फरेब की साजिश का हथियार बन गई है मोहब्बत? आखिर क्यों एक के बाद एक कानपुर में ही सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामले? कानपुर में मजहबी फरेब की साजिश बेलगाम। कानपुर में बेलगाम होती मजहबी साजिश का संसार अब कई सवाल खड़े कर रहा है। वजह है एक के बाद एक सामने आते तथाकथित लव जिहाद के मामले। फरेबी प्यार के कुचक्र में फंस गया है कानपुर। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मजहबी फरेब के कुचक्र में फंस गया है कानपुर? आखिर क्यों कानपुर में बेटियों को मजहब के नाम पर ठगा जा रहा है? 20 दिन में सामने आए 11 लव जिहाद के मामले। महज 20 दिनों में सामने आए 11 लव जिहाद के मामलों ने कानपुर में सनसनी फैला दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कानपुर अब इश्क वाली साजिश का केंद्र बन चुका है, जहां जांच से जिहादियों को कोई डर नहीं। मां के आंसू बता रहे हैं कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसे सहना पूरे परिवार के लिए कितना दर्दनाक साबित हो रहा है। 20 दिनों के 11 मामलों में इस बार सामने आया है गोविंदनगर से सन्न कर देने वाला मामला, जहां आरोप है अफजल नाम के एक शख्स ने लड़की को रमन नाम बताकर अपने जाल में फंसाया, उसके साथ इश्क के झूठे वादे किए और फिर लड़की को लेकर फरार हो गया। जो मेरी लड़की है ना, वो किसी लड़के से कोई बात करती थी, उसका नाम रमन नाम था, ठीक है। उससे बात करती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला ये कब बात हुई, कैसे क्या हुई। तो मैंने 1-2 बार सुना है उससे, उसके मुंह से रमन नाम से। अब मुझे पता चला है कि उसका नाम अफजल अंसारी है और मुस्लिम है वो। मेरी बेटी को बहला सला के यहाँ से ले गया वो कल शाम को 5 बजे। आपने पुलिस से शिकायत करी, क्या कहना है आपको? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या चाहती हैं वो आप? क्या चाहती है? परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ समय से एक रमन नाम का शख्स उनकी बेटी के साथ बात करता था। बीते दिन मेरी बेटी घर से किसी काम को बताकर बाहर गई थी और वापस नहीं आई। आज सुबह एक फोन आया कि अफजल बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी मेरे साथ है और हम लोग शादी करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको आज ही पता चला कि वो रमन नहीं बल्कि अफजल है। आरोप है कि अफजल उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया। कानपुर में मजहबी साजिश के खुलासे के बाद सनसनी फैली हुई है। हालांकि इन सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें सिमी, पीएफआई और दुश्मन देशों से फंडिंग की जांच की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि बीते 20 दिनों में कब और कहां से कितने मामले लव जिहाद के सामने आए। 20 दिनों में 11 मामले सामने आए। 20 अगस्त को शालिनी यादव का मामला, 24 अगस्त को 4 मामले पनकी और कल्याणपुर से आए, 27 अगस्त को गोविंदनगर से 1 मामला, 31 अगस्त को पनकी वाले मामले में 3 गिरफ्तार। 20 दिन 11 मामले। कानपुर में लव जिहाद से जुड़े महज 20 दिनों में 11 मामले सामने आ चुके हैं। अगर इन मामलों की बात की जाए तो सबसे पहले कानपुर के बर्रा में शालिनी यादव का प्रकरण सामने आया था, जिसमें परिजनों का आरोप था कि मुस्लिम युवक ने बहला फुसला कर उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने का काम किया है और फिर उसके बाद शादी कर ली है। तो वहीं उसके बाद मानो कानपुर में एक के बाद एक मामले आने की झड़ी से लग गई।
पनकी में 2 सगी बहनों का मामला सामने आया, जहां पर इन युवकों ने पढ़ाई के दौरान कोचिंग जाते समय इन लोगों से दोस्ती की और बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश भी की। तो वहीं कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए मामले में आरोप है कि हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवकों ने इनसे दोस्ती की और इनके साथ शादी तक की। यही नहीं, लगातार जो मामले हैं वो सामने आते गए, तो उसके बाद गोविंद नगर, चकेरी, महाराजपुर, नौबस्ता, हर थाना क्षेत्र से इस तरह के मामले सामने आए, जहां पर आरोप लगाया गया कि हिंदू नाम रखकर मुस्लिम युवक पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। लव जिहाद के लगातार बढ़ रहे मामलों पर पुलिस भी सख्त है, कार्रवाई भी जारी है। इसी तरह गोविंद नगर के इस नए मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक परिवार ने एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनकी बालिग लड़की है जिसके साथ एक और लड़के का अफेयर था, और उसके बाद लड़की जो है वो घर से गायब है, और उन्होंने कहा कि उनके कुछ जेवर भी गायब हैं। इस संबंध में गोविंद नगर थाने पे मुकदमा कायम किया है, और मुकदमा कायम करने के बाद सारी जो इसमें एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे तस्दीक किया जाएगा, और फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है एविडेंसेस के आधार पे की जाएगी। इसमें सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, किस तरह वो बच्ची गायब हुई है घर से, और उससे पहले क्या डिटेल्स हैं, और प्लस जो आप बात कह रहे हैं कि नाम बदल के रहने वाले लड़के ने ये किया है, वो भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, आईडीज बरामद किए जा रहे हैं, और सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की जाएगी। और अगर ऐसा कोई बात आएगी कि आईडी बदल के रहने की बात है, तो जो भी चीटिंग की धारा है वो भी उसके खिलाफ, उसमें भी कार्रवाई होगी। अब पुलिस उसमें लिखे नंबर को ट्रेस कर दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही अगर आरोपी ने नाम बदला है तो इसकी भी जांच की जाएगी, आईडी बरामद की जाएगी। वहीं पूरे मामले के बाद हिंदू संगठनों का कहना है कि कानपुर में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए आला अधिकारियों ने एसआईटी का भी गठन किया है, जिसकी कमान एसपी साउथ को दी गई है, जो अलग अलग बिंदुओं पर जांच भी कर रही है, जिसमें सबसे अहम बिंदु सिमी, पीएफआई और दुश्मन देशों की द्वारा फंडिंग का जो पॉइंट है उस पर अहम तरीके से जांच की जा रही है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी है, वीपी गंगा, कानपुर।